और नमस्कार। सवाल तो पूछेंगे में आपका स्वागत है और मैं राजेश सोनी। आज का हमारा विषय है बागी बिगाड़ेंगे खेल। दरअसल मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में पार्षद और महापौर पदों के लिए बुधवार को नाम वापसी के बाद भाजपा और कांग्रेस के कई बागी प्रत्याशी अब भी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। यह बागी प्रत्याशी दोनों ही दलों की जीत का गणित बिगाड़ सकते हैं। दोनों ही सियासी दलों के कई दावेदार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बागियों पर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है, लेकिन उससे पहले कई नाराज कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ने की घोषणा भी कर दी। अब ये बागी किसका कितना खेल बिगाड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एमपी निकाय चुनाव की रणभूमि का बिगुल बज चुका है और अब मैदान में उतरे प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत के लिए जतन भी शुरू कर दिए हैं। लेकिन इसी बीच सियासी दलों को बागियों का डर भी सता रहा है। हालांकि पार्टियों की तरफ से नाराज नेताओं को मनाने की पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन राजनीतिक दल इस कोशिश में सफल होते हुए दिखाई नहीं दिए। इसी को लेकर सियासी दलों से जब सवाल किया गया तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई। देखिए, कांग्रेस पार्टी में सभी बागियों ने फॉर्म भरा। इस पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा समझाइश दी गई, सभी के सम्मान का ध्यान रखा जाएगा और पार्टी द्वारा उन्हें अन्य जिम्मेदारियां दी जाएंगी। और मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस में कहीं कोई बागी नहीं बचे। पूरी पार्टी एकजुट है। हर वार्ड में मात्र एक प्रत्याशी है और एक से अधिक कहीं प्रत्याशी थे कल तक, तो उनको हम बागी इसलिए नहीं कहते कि पार्टी की योजना से भी हमको कभी कभी एक वार्ड पर एक से अधिक नामांकन दाखिल करवाने होते हैं। अगर तकनीकी त्रुटि के कारण से निरस्त होता है तो हमारा कार्यकर्ता वहां मौजूद होना चाहिए। इसी कारण से हमारे कार्यकर्ता एक से अधिक थे जिन्होंने अधिकतम कल खींच लिया है अपना फॉर्म, और अगर कोई शेष रह गए हैं और वो पार्टी सिंबल के अगेंस्ट चुनाव लड़ते हैं तो उनको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। हाँ, कुछ लोग नाराज तो हुए हैं। 8-10 साल से जो लोग पार्टी में मेहनत कर रहे थे, बिल्कुल एंड टाइम पर उनके नाम हटा दिए गए। वो लोग नाराज तो हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं लगातार उनसे बात करने का कि इस तरह के समीकरण, जो चुनावी समीकरण है, वो ना बिगड़े। हमारा जो असली मकसद है वो पूरा हो। हमारा मकसद है नगर निकाय के चुनाव में भारी मतों से विजय पाना। आपको बता दें कि एमपी निकाय चुनाव में महापौर के 16 पद हैं, जिसके लिए 145 उम्मीदवार मैदान में हैं और वहीं पार्षद पद के लिए 36,011 नामांकन दाखिल हुए हैं, जिनमें से 8,322 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिए, जबकि 896 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हो गए। अब पार्षद पद के लिए 26,582 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कुल जमा देखा जाए तो उम्मीदवारों की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। अब गेंद जनता के पाले में है और जनता किसे चुनती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और तस्वीर अब लगभग कुछ साफ हो गई है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो बागी हैं, जिस तरह से बगावत कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सियासी दलों का खेल बिगाड़ रहे हैं। अपनों से ही डर ज्यादा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं। मेहमानों का परिचय पहले हम आपसे करवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे गीत धीर जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम पांडे जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। पहला सवाल गीत धीर जी, लंबी मान मनोबल और अपीलीय समिति भी बनाई गई, बहुत कोशिश की गई मनाने की, और उसके बाद भी सख्त रुख भी इख्तियार किया गया, चेतावनी दी गई, अल्टीमेटम भी दिए गए, कुछ खास असर नहीं दिखाई दिया इसका। देखिए, जैसा कि हमारे अभी वरिष्ठ नेता ने अपने बाइट में भी कहा, आपके चैनल पे सबने सुना कि कई जगहों से पार्टी द्वारा ही जहाँ जहाँ प्रत्याशियों के कुछ कारणवश जो नामांकन है निरस्त होने की संभावनाएं रहती हैं, दो जगह से डलवाए जाते हैं। निश्चित रूप से अधिकतम जो प्रत्याशी हैं, जो बागी थे, वो बागियों ने अपने जो फॉर्म है वापस ले लिए। अब कुछ जगह देखिए
आयाराम और गयाराम की चिंता करना छोड़ना पड़ता है। वैसे भारतीय जनता पार्टी में इन आयाराम और गयाराम की संख्या बहुत कम है, क्योंकि ज़्यादातर आयाराम ही होते हैं। और वो आयाराम क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, यहाँ की जो कार्यप्रणाली है, यहाँ की जो कार्यशैली है, यहाँ की जो नीयत है, नैतिकता है जो जनता के प्रति, और जो हमारी कार्य करने की, जिसको हम अंत्योदय को ध्यान में रखते हुए कार्य करना कहते हैं, उससे प्रभावित होकर। तो निश्चित रूप से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी जब लड़ रहे हैं तो जनता भी समझती है, जो भी आज के दौर में राष्ट्रवादी है, मेरा ये कहना है बिल्कुल कि जो भी राष्ट्रवादी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और निश्चित रूप से हमारे प्रत्याशियों को भारी मतों से विजय बनाया जाएगा। ये आप देखिएगा आगामी चुनाव में, क्योंकि जो हम मुद्दे जो जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं वो है विकास के मुद्दे। अगर आप बात करें, चाहे हम अभी भोपाल में बैठे हैं, तो अगर हम भोपाल में बात करें तो चाहे हम नर्मदा की पाइपलाइन की बात कर लें, चाहे हम अन्य विकास कार्यों की, चाहे हर क्षेत्र में जो विकास कार्य हुए हैं, चाहे हम हॉकर्स पॉइंट्स की बात कर लें, चाहे हम साफ सफाई स्वच्छता अभियान की बात कर लें, हर विषय में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने कार्य हैं उसको निपुणता से किया है और जनता ने इसे सराहा है। तभी तो बार बार जनता जो है हमें अपना मैंडेट देते आई है, और आगामी चुनाव में भी जो देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं भारी मतों से विजयी होकर दिखाएंगे। और लेकिन जो कांग्रेस की बातें जहां तक की आती हैं, हमारे पार्षदों की बात करें, चाहे हमारे महापौर की बात करें, हमारा तो जो लक्ष्य है, मैंने आपको बताया, अंत्योदय को ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। लेकिन कांग्रेस की नीति बिल्कुल समझ में नहीं आती, क्योंकि 18 साल पहले अगर आप देखें तो भोपाल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से जो महापौर प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से आती हैं, विभा पटेल जी, वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। और क्यों नहीं कर पाई थी? भ्रष्टाचार के कारण। भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उनके ऊपर। मैं सम्मान करता हूं, देखिए एक प्रत्याशी हैं और एक राजनीतिक पार्टी से आती हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया। ऊपर से कमलनाथ जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं मुझे नहीं मतलब 4 केस होते हैं या 10 केस होते हैं, मुझे तो जीतने वाला प्रत्याशी चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी का अगर आप आचरण देखें तो हमने तो उन पार्षदों के भी टिकट बदल दिए, महापौर की तो बात ही बहुत दूर की है, जिनके ऊपर कुछ केस या अनैतिक गतिविधियां जिनके कारण जिनके ऊपर केस दर्ज हुए थे, उनके तो हमने टिकट तक के बदल दिए। तो बहुत अंतर है। निश्चित रूप से बागियों की चिंता हमें बिल्कुल नहीं है। टिकट काटने की जो आप बात कर रहे हैं, अपराधी गढ़ वाली जो बात धीर जी यहाँ पर आपने कही, समिति होती है आपकी, स्क्रूटनी की जाती है और सर्वे किया जाता है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, अनुशासनात्मक पार्टी कही जाती है, और उसके बावजूद यदि अपराधियों को टिकट दे दिया जाता है, सर किस तरह का सर्वे हुआ था? वो तो फिर जब मामला संज्ञान में होता है, जब तूल पकड़ने लगा, उसके बाद आपने आनन फानन में जल्दबाजी करते हुए फिर जितने भी वो टिकट आपने दिए थे वो वापस ले लिए, उनके नाम राजेश जी आपका बड़ा ही अच्छा। पहले आखिर क्या सर्वे किया गया था उसमें? तब समझ नहीं आया कि ये अपराधी हैं और ये सारी चीजें हैं। देखिए राजेश जी, आपका सवाल भी बड़ा रोचक है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और जनता के सामने विषय जाना भी चाहिए। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद वी.डी. शर्मा जी ने भी ये विषय बिल्कुल साफ किया था कि 2 प्रकार के जो है प्रकरण दर्ज होते हैं लोगों के ऊपर। एक तो वो आदतन अपराधी होते हैं, और दूसरे प्रकरण जो छोटे मोटे प्रकरण हो गए कि कोई वाद विवाद हो गया, इस प्रकार के कोई छोटे मोटे प्रकरण हो गए। तो देखिए ये जो प्रकरण थे, जब समझ में आया कि नहीं, जो आदतन अपराधियों वाली बात आई, तो हमने निश्चित रूप से बिल्कुल जो हमारे प्रत्याशियों को जिनको हमने टिकट दी थी वो टिकट हमने बदले। तो ये कारण था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इससे आप आचरण समझें कि भारतीय जनता पार्टी जो है बिल्कुल भी गुंडागर्दी या बाहुबल को छोटे प्रोत्साहन नहीं करती है। इनकी भदौरिया पर जिला बदर की कार्रवाई हुई, बाबू मस्तान की वाइफ को टिकट दिया, वो भी निगरानी शुदा बदमाश रहे। ठीक है, बिल्कुल, ये विषय संज्ञान में आते ही हमने टिकट बदले, यही मेरा कहने का मतलब है। क्योंकि बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, वो एक राष्ट्रवादी पार्टी है। जनता के हितैषी जो योजना जनता तक के पहुंचानी है हमें। तो किसी भी हम ऐसे आदमी को, किसी भी हम ऐसे प्रत्याशी को अपना जो है, किसी भी ऐसे व्यक्ति को हम अपना प्रत्याशी नहीं बनाएंगे जिसके ऊपर आपराधिक मामले या जो आदतन अपराधी हो। ये बात बिल्कुल साफ है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि कई बार क्या होता है कि जानबूझ के लोग जो हैं एक दूसरे को केस दर्ज करवा लेते हैं। तो वन पास आ रहा हूँ, राम पांडे जी हमारे से जुड़ गए। राम पांडे जी, आपके यहाँ क्या तैयारी? क्योंकि आपके यहाँ भी बड़ी कोशिश की गई बागियों को मनाने की, बड़े बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई, और अब तो कमलनाथ जी ये भी कह रहे हैं कि अगर पैर भी पकड़ने पड़े तो पकड़ लो प्रत्याशियों से। ये भी कहा है कि बागियों को मनाने के लिए हमने मेयर सीट पर सबसे पहले टिकट घोषित कर दिए थे, और भारतीय जनता पार्टी को बहुत समय लग गया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बगावत बहुत ज्यादा थी, तो उनको टिकट डिक्लेयर करने में ही समय लग रहा था। मेयर के टिकट हो चुके, पार्षदों के हो चुके, और ये जो चुनाव है, चाहे देश का संविधान बना हो या कांग्रेस पार्टी ने जब पंचायती राज लाया हो, नगरीय निकाय चुनाव करवाए हो, तो उसमें एक बात विशेष रूप से रखी गई थी
कि ये अधिकार है ये सबको मिले और सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, सबको अधिकार मिले, लोकतंत्र के माध्यम से सबको देश की सेवा करने का मौका मिले। और इसीलिए पंच, सरपंच, पार्षद, मेयर, सांसद, विधायक सबके चुनाव कराए गए। पार्टी में जो मेहनत करता है उसका टिकट मांगने का अधिकार है और हमारी पार्टी ने सर्वे भी कराया और पार्टी जो प्रत्याशी थे उनका रिकॉर्ड भी देखा, तो हर तरह से हमने जांचा, परखा और पार्टी को अपना प्रत्याशी बनाया। क्योंकि पार्टी में टिकट मांगने वाले बहुत लोग होते हैं, तो कभी एक को टिकट मिलता है और 4 को नहीं मिलता है, तो नाराजगी होना स्वाभाविक है, हमारी पार्टी हो या अन्य कोई पार्टी हो। तो कमलनाथ जी ने साफ संदेश दिया है कि जिनको टिकट मिल गया है वो काम करें और जिनको टिकट नहीं मिला है उनका सम्मान करें। सम्मान पूरा उनको दिया जाना चाहिए जिनको टिकट नहीं मिला है। पैर पकड़ने का मतलब यही है कि वो भी कांग्रेस पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, क्योंकि 5 लोग टिकट मांगते हैं या 10 लोग टिकट मांगते हैं तो टिकट तो एक को मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी लोग भी हमारी पार्टी में उतने ही उपयोगी हैं। और भारतीय जनता पार्टी का ये है कि भारतीय जनता पार्टी बातें बहुत बड़ी करती है, हमेशा कहती है कि हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है, हमारी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। जब अनुशासित पार्टी है तो हर शहर में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को गालियां दी जा रही है, उनको अपशब्द बोले जा रहे हैं कार्यकर्ताओं के द्वारा, उनका घेराव किया जा रहा है। और जैसे कई गुंडे, बदमाश, क्रिमिनलों को टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी में, मीडिया में यदि वो मामला जैसे संज्ञान में आता है तो टिकट बदल दी, वापस ले लिया गया, उन्होंने वो टिकट एक अलग वापस लिया मैटर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो भी क्रिमिनल्स हैं वो सुरक्षित रहते हैं। अन्य पार्टी के लोग हों या जहां भी क्रिमिनल्स हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है, क्योंकि वहां न तो ईडी का डर, न पुलिस का डर, न सीबीआई का डर, न इनकम टैक्स का डर। तो भारतीय जनता पार्टी में सारे जो क्रिमिनल लोग हैं सुरक्षित महसूस करते हैं। और हमारे तो देश के गृह मंत्री का ट्रैक रिकॉर्ड ही आपको पता है, वही तड़ीपार रह चुके हैं। जब देश के गृह मंत्री का ट्रैक रिकॉर्ड ही पुराना क्रिमिनल का रहा है तो फिर कार्यकर्ताओं का तो रहेगा ना, नीचे तक रहेगा वो। तो जब देश का गृह मंत्री क्रिमिनल रह चुका है, तड़ीपार रह चुका है, तो वो लाइन तो नीचे तक जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी में तो शिक्षा दी जाती है कि आप झूठ बोलिए, झूठ बोलिए, अपशब्द बोलिए, ठीक है। और जो झूठ और अपशब्द की जो शिक्षा दी गई थी वही कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए यूज कर रहे हैं। जो इन्होंने कांग्रेस के लिए अपशब्द बोलते थे, जो कांग्रेस को गालियां देते थे, अब वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो ट्रेनिंग ले चुके हैं, अब वही कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के सामने जूते लेकर खड़े हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको ट्रेनिंग दी है झूठ बोलने की, लड़ाई झगड़ा करने की, पाकिस्तान भेजने की, अपशब्द बोलने की। अब वही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से अपशब्द बोल रहा है, बड़े नेताओं को गालियां दे रहा है, उनका गलेवान पकड़ रहा है और धमकी दे रहा है इस क्षेत्र में घुसकर दिखाएं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि हमेशा अच्छे शब्दों का उपयोग करना चाहिए, एक अच्छी विचारधारा होना चाहिए, हमारी पार्टी में अनुशासन होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ट्रेनिंग ही गालियां देने की दी है, अब वो गालियां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दे रहे हैं। इसलिए जब हम बागियों की बात कर रहे हैं, अरे भाई, तो उसका पालन होना चाहिए। अब कहां गया भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पीछे लक्ष्य लेके पड़ा हुआ है, वो उनको माफ नहीं करना चाह रहा है। और भारतीय जनता पार्टी एक एक करके बोलिए। राम पांडे जी रुक जाइए, सुन लीजिए। करने वाले लोग हैं। गीतधीर जी कह रहा है कि आपके यहाँ भी सर फुटअव्वल देखने को मिला था, कांग्रेस कार्यालय के बाहर क्या हुआ था? जिस तरह से आपने बीजेपी के आरोप लगाए कि बीजेपी के यहाँ नेताओं का घेराव हुआ था, उनका ये कहना है कि कांग्रेस कार्यालय में जिस तरह से हाथापाई हुई है, सिर्फ फुटअव्वल देखने को मिला है। कहीं नहीं हुआ, ये आपको पता है। वीडियो जारी है, झूठ बोलने में इनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए ना। इनका काम क्या है? झूठ बोलना। कोई बात नहीं हुई है। कमलनाथ जी ने सीधा संदेश दे दिया है कि जिनको टिकट नहीं मिला है उनको पूरा सम्मान दिया जाए, उनके घर जाया जाए, सम्मान दिया जाए, उनको चुनाव प्रचार में लाया जाए। हमारे यहाँ तुम्हारी प्रियंका वाड्रा वो भी लॉन्च हो नहीं पाई, झूठ बोलते हो। ऊपर से ये जहांगीराबाद में तुम्हारे चचा झगड़ा कर रहे थे,
दिग्विजय सिंह और आपके कमलनाथ आपको नहीं टिकट लड़ रहे थे नहीं क्या मिला है, आपस आप में? उसको उन्हीं के तो देशद्रोही प्रत्याशी बोलते हो। लड़ रहे थे आप दोस्त उसको मेरे। खालिस्तानी अरे झूठ बोलते हो पाकिस्तानी, तुम आप लोग। टुकड़े अरे टुकड़े पांडे जी, गैंग। शर्म आनी चाहिए आपका कांग्रेस तो पार्टी काम को। है। किस आपकी महिला को टिकट पार्टी दिया का आपने यदि भोपाल से, कार्यकर्ता जिसके भी ऊपर आपके भ्रष्टाचार के विरोध आरोप में थे, जो बोलता अपना है, कार्यकाल पूरा तो नहीं कर पाई आप थी? उसको भी बताइए क्या अपमानित आरोप नहीं करते लगे हो, थे? बताइए उसको कार्यकाल भी पूरा क्यों नहीं कर देशद्रोही पाई बोलते वो हो। महिला जो जिसको आपने ट्रेनिंग टिकट दिए? आपकी पार्टी क्या में वो जो तड़ीपार दी की जा बात रही कर रहे थे? है, तुम्हारी पार्टी के जिससे पूरे देश लोग का भी तड़ीपार है, नुकसान तुम्हारी तो हुआ है। पार्टी समाप्ति अब की ओर वही है। ट्रेनिंग बताओ जो ऐसी महिला झूठ को तुमने बोलने टिकट की क्यों थी, दिया? क्या जनता उस पर मारकाट करने की जो आश्वासन ट्रेनिंग आपने जताएगी? दी थी, क्या वही जनता उस पर ट्रेनिंग विश्वास अब भारतीय जताएगी जनता जो अपना पार्टी पर कार्यकाल पूरी नहीं भारी कर पड़ पाई रही थी? है। दोनों रुक जाइए। खिलावन चंद्राकर जी, खिलावन जी, जिस तरह से देखा जा रहा है बागियों का बगावत जो है और बगावत को लेकर तमाम कोशिशें राजनीतिक दलों की तरफ से की गई, मान मनोबल का दौर भी चला और उसके बाद अल्टीमेटम भी दिया गया। इसका असर देखने को तो कुछ ज्यादा नहीं मिल रहा है सर। बहुत से लोग निर्दलीय भी उतर गए और तो बहुत से लोगों ने तो पार्टी छोड़ने की घोषणा भी कर दी। अब जो ये विरोधी सुर हैं, क्या लगता है दोनों राजनीतिक पार्टियों का कितना समीकरण बिगाड़ सकते हैं चुनाव में? राजेश जी, बाकी हर चुनाव में चाहे और प्रत्येक चुनाव में बाकी जो है बाकी इतना ताकतवर है ये करना किया जाता है। देखिए, मूल बात यही है कि हर पार्टी चाहती है कि उनके दल में बाकी न रहे और उनके जो प्रत्याशी उसको ज्यादा से ज्यादा बहुमत से जिताया जाता है, प्रयास होता है। इसके लिए 4 चरण में प्रयास किए जाते हैं। पहले तो कहा जाता है कि जिनको टिकट मिलेगी भाई उसी को फॉर्म भरना है, एक डमी फॉर्म भी भरवाया जाता है। बाकी लोगों को कहा लोग नहीं मानते, फॉर्म भर देते हैं, नामांकन दाखिल कर देते हैं। नामांकन जब पार्टी घोषित हो जाती है तो नाम नामांकन। तीसरा चरण ये होता है कि जब नाम वापसी की तिथि भी चली गई तो वो उनका मान मनोबल चलता है। जो बागी होकर लड़ रहे हैं उनको पार्टी के नेता खुद प्रत्याशी बनाने की कोशिश करते हैं कि आप चुनाव प्रचार ना करें बल्कि हमारे पक्ष में चुनाव प्रचार करें, समर्थन करें। इस तरह की बातें सामने आती है। उसके बाद चौथे चरण में अंतिम समय में जब मतदान होता है तो एक बड़ा प्रयास किया जाता है किसी भी तरह से जो बागी होकर लड़ रहा है वो अपनी बात मतदाताओं तक न कहे और ज्यादा से ज्यादा अपने पक्ष में मतदान कराने की कोशिश न करे। इस तरह की कोशिश होती है। लेकिन हमने देखा है कि राजीव भी जानते हैं इस बात को, राम भाई भी जानते हैं। देखिए, जो राजनीतिक दल प्रदेश में सत्ता में होती है, स्थानीय निकाय चुनाव में उससे ज्यादा से ज्यादा लोग टिकट की लाइन में होते हैं और जो ज्यादा से ज्यादा लोग टिकट की लाइन में होते हैं वो एक ही आदमी को दिया जाता है, चाहे एक वार्ड में हो, चाहे एक नगर निगम क्षेत्र में महापौर की हो। तो बाकी लोग जो है वो निराश हो जाते हैं। बाकी लोग में से कुछ लोग बाकी होकर चुनाव करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो सत्तारूढ़ दल है उसमें ज्यादा बागी दिखाई देते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि भाजपा एक बहुत बड़ी अनुशासित पार्टी है, मुझे लगता है कांग्रेस की अपेक्षा तो वहाँ ज्यादा चलता है। इसलिए वो और उसके सामूहिक प्रयास भी होते हैं, संगठन स्तर पर प्रयास, जो है सत्ता स्तर पर प्रयास, बल्कि मैं तो कहता हूँ प्रशासनिक मदद में भी प्रयास कराई जाती है। ये भी आजकल चुनाव में चलने लगा ये दौर। तो कुल मिला के वो अपने बागी को शांत करने में सफल हो जाती है भाजपा। लेकिन कांग्रेस में ये बात नहीं है। इस बार हमने देखा इस चुनाव में कि कांग्रेस में भी बहुत ज्यादा लोग एक वार्ड से या टिकट के लाइन में लगे हुए थे और मुझे लगता है कि संख्या इसलिए बढ़ी थी कि उनको संभावनाएं नजर आ रही थी। और संभावनाएं इसलिए नजर आ रही थी, ये यहाँ बैठ के मैं समीक्षा तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, कांग्रेस में भी बागियों की संख्या बहुत ज्यादा है और कांग्रेस में क्योंकि सत्ता से उन्मुख है कांग्रेस, इसलिए बागी को कितना मना पाएंगे ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो फील्ड से लगातार खबरें आ रही है दोनों दलों को लेकर के आ रही है, दोनों दलों से लोग जो है इस्तीफे दे रहे हैं निराश होने के बाद। दोनों ही दल में बागियों को मनाने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है। बीडी शर्मा खुद कह चुके हैं, इधर कमलनाथ जी खुद कह चुके हैं किसी तरह किसी भी शर्त में किसी भी सूरत में उनसे बात करके उनको मनाने की कोशिश कीजिए और चुनाव मैदान से हट जाए। वो इस तरह के प्रयास कीजिए, दोनों इसी तरह कहा जा रहा है। और बाद में जो अनुशासन के दल में 1-2 दिन में चलना भी शुरू हो जाएगा। जो लोग नहीं मान रहे हैं तो मुझे लगता है दोनों ही दल में अनुशासन के दल चलेगा। भाजपा में थोड़ा तेज
ठीक जो है, उस पार्टी लेकिन को कुल मिलाकर देखा जाए तो अब डैमेज कंट्रोल बड़ी चुनौती बन गया है दोनों ही दलों के सामने, क्योंकि निश्चित तौर अब पे तो बहुत नामांकन की चुनौती है। तारीख जो आखिरी थी वापस लेने की वो भी हो गया है, और अब तो कई निर्दलियों ने ताल भी ठोक दी। गीतधीर जी, अब कितनी बड़ी चुनौती हो जाती है, अब तो कुछ निर्दलीय भी सामने आ गए, ये कहीं ना कहीं नुकसान तो आपको ही पहुंचाएंगे, अब अपनों से ही डर है। नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक, जैसा कि मैंने कहा, हम अनुशासित पार्टी हैं और निश्चित रूप से हम अनुशासन के साथ ही जो है चुनाव को देख रहे हैं, और लेकिन जनता भी इस अनुशासन वाली पार्टी के ऊपर भरोसा जताती आई है, तो निश्चित रूप से हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बागियों की संख्या बहुत कम है भारतीय जनता पार्टी में, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो निश्चित रूप से लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, परंतु ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता ने हमेशा से भरोसा जताया है और आगे भी जताएगी, क्योंकि हम विकास की बातें करते हैं, हम डेवलपमेंट की बातें करते हैं, हम रोजगार की बातें करते हैं, जो हमने साकार करके दिखाए हैं वो सपने जो जनता ने देखे थे अपने लिए और अपने वालों के लिए। हम वो अनुशासन की बात यदि की जाती है, कैडर बेस की बात की जाती, तो फिर क्यों इन कार्यकर्ताओं में इतनी नाराजगी दिखाई दी, आपके ही कार्यकर्ताओं में क्यों नेताओं का घेराव किया? देवास में जो हमने देखा कि खुद के ऊपर तेल डालकर आग लगाने की कोशिश की गई, कुछ छुटपुट घटना यहाँ से आप लोगों की पार्टी की तरफ से निकलकर सामने आई है, तो ये अनुशासनात्मक पार्टी की ये प्रक्रिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। राजेश जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, देवास वाला प्रकरण सबको मालूम है, लेकिन वो व्यक्ति जो है बिल्कुल उन्होंने अपनी बात मानी। देखिए, हर व्यक्ति जो है वो परिवार में अपनी बात रखने के लिए अपेक्षित होता है, उसने अपनी परिवार में बात रखने के लिए जो रास्ता चुन लिया था, शायद क्या वो निश्चित रूप से वो रास्ता जो था उचित नहीं था, लोगों ने भी उस चीज़ को नहीं सराहा। और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैंने बोला आपको, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और परिवार में यहाँ पर दो अंतर हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है, और वहीं कांग्रेस में एक गांधी परिवार ही जो है उनके लिए परिवार माना जाता है। तो वहां तो जो राहुल गांधी ने बोल दिया वही चापलूसी करके आगे जो लोग पहुंचे थे उन्हीं का भविष्य उज्जवल होगा। नहीं तो सैयद जाफर के साथ वहां क्या हुआ? बार बार यही कहती है कि राहुल गांधी का नाम लिए बगैर आप लोगों का काम नहीं देश होता। को बदल क्यों नहीं देते? फिर वो 1980 से गांधी परिवार ही चले आ रहा है। मैं तो गांधी जी की बातों को मानता हूं, और गांधी जी परिवारवाद के खिलाफ थे। परिवारवाद के खिलाफ गांधी जी जो थे, उनका सरनेम चुराने वाले ये गांधी, राहुल गांधी का, फर्जी गांधी का, जो फिरोज के पोते गांधी हैं, ये इनका सरनेम जो चुरा लिया है, इस गांधी को बदल क्यों नहीं देते? ये इनका विषय है, मैं तो बोलूंगा, क्योंकि या तो ये बोल दें कि हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अच्छा, इनको देखो अपने पिताजी का नाम नहीं पता है, तुमको नहीं मालूम होगा राम पांडे अपने पिताजी का नाम? मुझे अपने पिताजी का नाम बहुत अच्छे से मालूम है। तुम्हें तमीज नहीं है राम पांडे बात करने की, तुम बदतमीज आदमी हो राम पांडे। तुम्हारे बाप का नाम तुझे नहीं मालूम होगा, मुझे तो सब मालूम है। ये तरीका है बात करने का, ये कोई आचरण है तेरा बात करने का? ये तरीका है? बदतमीज आदमी है तू, तेरे को तरीका नहीं है बात करने का, तमीज नहीं तुझे बात करने की। क्या तेरे को तमीज नहीं? तेरे बाप का नाम तुझे नहीं मालूम होगा, तेरी माँ का नाम तुझे मालूम नहीं होगा। बोल, तेरे बाप ने क्या रखा है तेरा नाम? बता, तेरे बाप ने क्या रखा है नाम? अब बदतमीज आदमी है तू, नाम नहीं मालूम तुझे राम पांडे। ये बदतमीजी करता है राम पांडे, बदतमीज गुंडागर्दी करता है। ये गुंडा है, ये कांग्रेस का गुंडा है। ये राम पांडे गुंडा है, कांग्रेस का गुंडागर्दी करता है। ये गुंडा है कांग्रेस का। अपने बाप का नाम नहीं मालूम तुझे, तेरे को तुम मालूम होगा। अपने दादा का नाम बता पांडे, बता राम पांडे, कितने रखा तेरा नाम? नाम का नाम है तू कंस है, तू शाहजहां है तू, बदतमीज आदमी है तू। तेरी कांग्रेस का यही आचरण है, यही तेरे को कमलनाथ ने दिखाया है। बदतमीज आदमी है तू। गीतधीर जी रुक जाइए, व्यक्तिगत ठीक टिप्पणी है, करता, शर्म आनी चाहिए ठीक है, तुझे। गीतधीर जी रुक जाइए, तेरे परिवार ने तुझे सिखाया, तेरी माँ बहनें देख रही होंगी। रुक जाइए सर, चैनल पे बैठ, माँ बहनें चैनल पर बैठ, तेरी माँ बहन बेटियां देख रही होंगी। ये तेरे को शर्म आनी चाहिए इस प्रकार। रुक जाइए गीतधीर जी, रुक जाइए। राम पांडे जी, सबसे पहले तो मैं आपको भी रोकूंगा और आपको भी, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप लोग पर्सनल ना हो, यहां पर बैठकर आप अपनी अपनी पार्टी की बात रखने के लिए बैठे, क्यों इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? दर्शक देखते हैं, दर्शक देखते हैं, और आप यहां पर दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है, उस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें जिम्मेदार चैनल पर बैठे हुए नहीं, इनको अपने पिताजी का नाम नहीं पता है। गीतधीर जी आप रुक जाइए, आपको भी रोकूंगा, आपको भी रोकूंगा। गीतधीर जी आप भी वही कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं गीतधीर जी। करते होंगे इस प्रकार की अभद्र भाषा का टिप्पणी करते हो तो राम पांडे धूप बढ़ना अच्छा तुम्हारे। तो एमपी निकाय चुनाव में चुनावी रणभूमि का बिगुल तो बच चुका है, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से बागियों ने
जो सियासी पार्टियां हैं उनका गणित यहां पर बिगाड़ दिया है। तर्क वितर्क तो चलते ही हैं, लेकिन जिस तरह से जब बात पर्सनली हो जाती है तो मुद्दा किसी और दिशा में जाता है। और हम जहां अब बहस पर बैठते हैं, यदि हम कोई बातचीत के लिए यहाँ पर बैठते हैं तो उसका निष्कर्ष नहीं निकल पाता। तो राजनीतिक पार्टी को यही चाहिए कि मर्यादा में रहे और मर्यादा में रहकर ही बात करें, कभी एक दूसरे पर टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। बहरहाल निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और अब प्रचार प्रसार का जो जोर है वो भी देखने को मिलेगा, लेकिन अब गेंद जो है वो जनता के पाले में है। अब जनता किसे चुनती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ।